विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में आज हम प्रकरण 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रस्तुत वीडियो जो है वो लेक्चर है, वो पहला पॉइंट इसका है सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भारत जो है यह मिश्र अर्थतंत्र अपना करके भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। और सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो इकाई की मालिकी है, उसका संचालन है, उसका अंकुश है, वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के हस्तक होता है। और निजी क्षेत्र की बात करें तो जैसे हमने आगे अध्ययन किया है कि व्यक्तिगत मालिकी हुआ, साझेदारी पेढ़ी या इकाई हुआ, सहकारी समिति हुई, तो ये सब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का अभ्यास भी किया है। 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक साहस के कई उद्देश्य निश्चित किए गए और उसके द्वारा औद्योगिकरण का विकास को गति प्रदान की गई। और इसके साथ 1991 की जो नई औद्योगिक नीति बनी, उसके पहले औद्योगिक नीतियों की अपेक्षा औद्योगिक नीतियों में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला। और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी पूंजी निजी साहसों को आवश्यकता अनुसार विक्रय करने की शुरुआत करके निजी साहसों का अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का स्वीकार किया। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न बनाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसकी परिभाषा अगर हम दें तो कह सकते हैं कि जिन इकाइयों की मालिकी, संचालन और अंकुश सरकार के अधीन हो उसे सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक साहस कहा जाता है। ऐसा इसकी हम व्याख्या या परिभाषा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का लक्षण में पहला पॉइंट आता है मूलभूत उद्योगों की स्थापना। विद्यार्थी मित्रों, सार्वजनिक साहस जो होते हैं उनका स्थापित करने का उद्देश्य होता है कि देश के अंदर औद्योगिकरण को में तेजी लाना। और देश के अंदर औद्योगिकरण में तेजी लाने के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, तो ये दोनों इसके मुख्य मकसद होते हैं। इसके लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर पूंजी की जरूरत पड़ती है। स्वतंत्रता के पश्चात के समय में बहुत बड़े पैमाने पर निजी उद्योग जो थे, तो निजी उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लाना जो है उनके लिए मुश्किल है। इसलिए निजी उद्योग जो है वह मूलभूत उद्योगों की स्थापना करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी उनके बस में नहीं रहता है। और ऐसी परिस्थिति में मूलभूत उद्योगों में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश जरूरी हो जाता है। और इसका दूसरा भी असर है, दूसरा भी पहलू है कि प्रारंभ के वर्षों में उसमें बहुत ज़्यादा आवक नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए ऐसे आधारभूत उद्योग को स्थापित करने में जो है निजी क्षेत्र हैं वह रुचि नहीं लेते हैं या रुचि कम लेते हैं। इस वजह से सरकार ऐसे उद्योगों में निवेश करके और औद्योगिक विकास में तेजी ला सकती है। इस तरह से मूलभूत उद्योग अधिक पूंजी निवेश वाले हैं, इनमें रुचि नहीं लेते हैं निजी उद्योग, और इस वजह से सरकार को आगे आकर के ऐसे उद्योगों में पूंजी निवेश करके और देश के औद्योगिक विकास में तेजी लाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है एकाधिकार की समाप्ति। एकाधिकार के बारे में आप जानते हैं कि एकाधिकार की वजह से ग्राहकों का शोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर औद्योगिक इकाई की मालिकी जब सरकार की होगी तब निजी क्षेत्रों का एकाधिकार वहाँ नहीं रहेगा। तो इसलिए औद्योगिक इकाई की मालिकी सरकार का होने का मकसद ये होता है कि निजी क्षेत्रों का उस पर एकाधिकार समाप्त हो जाए। तो इस तरह एकाधिकार की समाप्ति जो है मूलभूत उद्योगों की स्थापना से अथवा तो सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना से होती है। तीसरा पॉइंट है संतुलित प्रादेशिक औद्योगिक विकास। अब इसमें आप समझें कि निजी क्षेत्र जो होते हैं उसके निवेशक या उसमें पूंजी लगाने वाले पिछड़े विस्तारों में पूंजी निवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं, तो वह वहाँ पर पूंजी लगाना उचित नहीं समझते हैं। और इस वजह से वहाँ पर सरकार पूंजी निवेश करके और संतुलित विकास
करके प्रादेशिक का या प्रदेशों का औद्योगिक विकास कर सकती है। उदाहरण के रूप में आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है, राउरकेला है, भिलाई है, बोकारो है। तो यहाँ पर ये पिछड़े विस्तार हैं। इन पिछड़े विस्तारों में सरकार ने लोहे के बड़े बड़े कारखानों में पूंजी लगा करके और इनका औद्योगिक विकास किया है। तो इस तरह से जहाँ पर निजी उद्योग नहीं पहुँच पाते हैं या रुचि नहीं लेते हैं, वहाँ पर सार्वजनिक साहस के द्वारा सरकार आगे बढ़ करके और देश के प्रदेशों का संतुलित विकास करती है और एक जैसा विकास करती है। चौथा मुद्दा आता है समाज कल्याण का उद्देश्य। अब समाज कल्याण के उद्देश्य में आप समझें कि निजी क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य होता है अधिक लाभ प्राप्त करना, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य होता है कि लाभ भी प्राप्त करना और साथ साथ समाज का कल्याण भी करना। दोनों उद्देश्य होता है। तो समाज के सभी वर्गों को किसी भी प्रकार के भेदभाव बिना सार्वजनिक साहस की इकाइयां सेवा प्रदान करती हैं और औद्योगिकरण को गति प्रदान करने के लिए आधारभूत उद्योगों में सार्वजनिक साहस की इकाइयां बड़े पैमाने पर काम करती हैं। इसलिए औद्योगिकरण को वेग प्रदान करके समग्र समाज का कल्याण करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो निजी क्षेत्र है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, वह समाज का कल्याण करने में असमर्थ है, लेकिन उसकी जगह पर जो सार्वजनिक इकाइयां हैं वह समाज का कल्याण करने में समर्थ है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद आता है लाभ का निम्न स्तर। अब लाभ का निम्न स्तर के बारे में आप समझें कि सार्वजनिक क्षेत्र लाभ के कम स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। यानी इसके लिए लाभ तो कमाना जरूरी है, लेकिन जहां पर जरूरी ना हो या जहां पर अशक्य हो वहां पर लाभ कम स्तर पर मिलेगा तो भी सरकारें चला लेती हैं। उसके लिए यानी किसी तरह की कोई बाध्यता इनके पास नहीं होती है। और प्रारंभिक समय में तो सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान होता है। जब शुरुआत होता है, कोई भी इकाई शुरू होती है तो बहुत सा नुकसान होता है, फिर भी सरकार उसे चला लेती है। परंतु 1991 की जो औद्योगिक नीति बनाई गई, उस औद्योगिक नीति में परिवर्तन आया और उसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भी सामान्य लाभ कमाएं ऐसे ही अपेक्षा रखी गई। यानी कि महत्तम लाभ नहीं बल्कि सामान्य लाभ मिले, तो ऐसी अपेक्षा उनके रखी गई। छठा पॉइंट इसके बाद आता है राष्ट्र हितों की सुरक्षा। अब राष्ट्र हितों की सुरक्षा की बात करें तो भारत में जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं वह राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उदाहरण के रूप में अगर कहें तो संरक्षण क्षेत्र में जो साधन होते हैं, हथियार बनाने के साधन हुए या जो भी लड़ाई के युद्ध के साधन बनाने के जो साधन जो है क्षेत्र हैं, वो सभी कैसे क्षेत्र हैं? सार्वजनिक क्षेत्र हैं। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र जो है यह संरक्षण क्षेत्र के साधनों का उत्पादन करने में बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही कुशल हैं। इस वजह से राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक उद्योग इकाइयों का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। सातवां मुद्दा आता है रोजगार के अवसरों का सृजन। अब ये सबसे बड़ी समस्या है। भारत बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इस परिस्थिति में रोजगार के अवसर सृजन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझें कि भारत जैसे विकासशील देश में कि जहाँ अधिक जनसंख्या है, वहाँ पर रोजगारी का सृजन करना ये निजी क्षेत्र के बस का नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करके और साथ साथ उनके आनुषंगिक इकाइयों का भी विकास किया जाता है, जिससे रोजगारों के अवसर में वृद्धि होती है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगारी भी प्रदान होती है। फिर आता है आठवां पॉइंट, देश के आर्थिक विकास में वृद्धि। अब देश के आर्थिक विकास के वृद्धि की बात करें तो आर्थिक विकास जो होता है वो किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आर्थिक विकास हर देश से आता है, तो उस तरह सभी देश के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का सृजन करते हैं या उनका निर्माण करते हैं, जिसके कारण नए उद्योगों का विकास संभव बनता है और इस प्रकार से देश में आर्थिक विकास में सतत वृद्धि देखने को पाई जाती है। तो इस तरह देश के आर्थिक विकास के लिए भी सार्वजनिक इकाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उसके बाद नौवां पॉइंट है
पॉइंट नंबर 9, सामाजिक और आर्थिक न्याय। अब सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करें तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों का संचालन सरकार करती है या सार्वजनिक क्षेत्रों का संचालन सरकार के हस्तक होता है। समाज में कमजोर वर्गों को बिना मूल्य पर अथवा उचित मूल्य पर सेवा दी जाती है, नौकरी की सुरक्षा दी जाती है, नौकरी की शर्तें, श्रम कानून का संपूर्ण पालन, महिलाओं को अग्रिमता, इन जैसी बातों का मुख्यतः सकारात्मक अभिगम देखने को मिलता है, तो वो है सार्वजनिक साहस। इस तरह से सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है वह अधिक अच्छी तरह से सामाजिक न्याय प्रदान करता है, यानी सबका विकास हो और सबके साथ न्याय हो, यह काम सार्वजनिक साहस का होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और विद्यार्थी मित्रों, अंतिम पॉइंट अभी है आदर्श वेतन और सुविधाएं। सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी मालिकी होने के कारण, सरकार के साथ संकलित होने के कारण कर्मचारियों को उच्च वेतन स्तर मिल सकते हैं। कर्मचारियों को निजी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा इस तरह से सरकार आदर्श मालिक बनने का भी प्रयत्नशील रहती है, और आदर्श मालिक अगर होगी तो उसकी वजह से कर्मचारियों का आदर्श वेतन और योग्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के टॉपिक में हमने सीखा कि सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के लक्षण क्या हैं। तो हमने इन 10 लक्षणों की चर्चा किया और आज का टॉपिक यहाँ पूरा होता है, और अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।